कुरान की एक सूरत है, सूरह रूम, जो उस जमाने की एक सुपर पावर के बारे में नाजिल हुई थी, द ग्रेट रोमन एम्पायर के बारे में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुरान में बार बार ऑलमोस्ट हर जमाने के सुपर पावर्स को डिस्कस किया गया है, जैसे कि जुल्करनैन, फिरौन, नमरूद। मतलब एज अ मुस्लिम अपने दौर के सुपर पावर्स को समझना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। और आज हमारे दौर का सुपर पावर है अमेरिका। We'll make America great again. We all know कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनके 4 अजीम खुलफा ने पहली बार मुसलमानों की इस छोटी सी एम्पायर को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनाया। लेकिन सिर्फ 30 साल के बाद ये खिलाफत राशिदा खत्म कर दी गई और मुसलमानों की ये एम्पायर एक खानदान बनु उमैया के कंट्रोल में आई, जिन्होंने आते ही इस इस्लामिक एम्पायर को आने वाले सालों में और भी ज्यादा बढ़ाया और इसकी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी बनाई। लेकिन इसी बनु उमैया के दूसरे बादशाह यजीद बिन मुआविया के दौर में इस्लाम की तारीख का सबसे दर्दनाक वाकया पेश आया, करबला, जिसमें यजीद की फौज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली अहले बैत के बहुत सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से शहीद किया। करबला के वाकये के बाद अगले 70 साल तक उमैया खानदान से कोई भी बादशाह ना छीन सका और ये आराम से मुसलमानों की इस पूरी एम्पायर पर हुकूमत करते रहे। लेकिन इन 70 सालों में करबला का दुख मुसलमानों के दिलों से ना निकल सका और जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, करबला का गम आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में बदलने लगा। इसके अलावा एक मसला ये था कि बनु उमैया के दौर में सिर्फ अरबों की इज्जत थी और बाकी कौमों को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी और उन्हें ऐसे ही ट्रीट किया जाता था जैसे आज अरब ममालिक में पाकिस्तानियों और इंडियंस को ट्रीट किया जाता है। आखिर 70 साल बाद बनु उमैया के इन्हीं गलतियों की वजह से लोग बनु उमैया के इतने खिलाफ हो गए कि एक और खानदान, अब्बासी खानदान को मौका मिला कि वो बनु उमैया के खिलाफ बगावत कर सके। कहा जाता है कि अब्बासी खानदान के लोग हर शहर में जाकर वहाँ के लोगों को करबला के वाकयात की याद दिलाते थे, जिससे लोगों में बनु उमैया खानदान के लिए गुस्सा और भी बढ़ जाता था। आखिर अब्बासियों ने इसी गुस्से को यूज करके उमैया खानदान की हुकूमत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इस तरह अब दुनिया में एक नई खिलाफत पैदा हुई, अब्बासी खिलाफत। इस अब्बासी खानदान के पहले खलीफा ने आते ये हुक्म दिया कि जहाँ भी उमैया खानदान का कोई भी बंदा नजर आए उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, चाहे वो इस हुकूमत का हिस्सा हो या ना हो, किसी को भी नहीं छोड़ना। खलीफा के इस हुक्म के बाद अब्बासी फौज पूरे इस्लामिक एम्पायर में फैल गई और उन्होंने बनु उमैया के एक एक बंदे को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू किया और इस तरह बनु उमैया के लाखों लोग मारे गए। लेकिन इस सब के बाद भी अब्बासियों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अब्बासी सीधा बनु उमैया के कैपिटल की तरफ गए, क्योंकि उनके कैपिटल दमास्कस में बनु उमैया के सारे बादशाहों की कब्रें थी। तो अब्बासियों ने इन बादशाहों की डेड बॉडीज को उनके कब्रों से निकाला और फिर उन्हें कोड़े मारकर आग लगा दी, सिवाय बनु उमैया के एक खलीफा के, उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी कब्र को अब्बासियों ने बिल्कुल ठीक ठाक रहने दिया। नाउ बनु उमैया खानदान के जो लोग बच गए उन्हें पता था कि अब यहाँ रहना इम्पॉसिबल है, तो वो इस इस्लामिक एम्पायर को छोड़कर वेस्ट की तरफ भागने लगे और अब्बासी खानदान इनका पीछा करने लगा। बनु उमैया पहले इजिप्ट की तरफ गए, फिर वहाँ से लिबिया, अल्जीरिया और आखिर मोरक्को तक पहुंचे, लेकिन यहाँ भी अब्बासियों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। अब उमैया खानदान के लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो मजबूरन इस समंदर को क्रॉस करके स्पेन में एंटर हुए। स्पेन इससे कई साल पहले ही मुसलमान फतह कर चुके थे, तो बनु उमैया ने वहां के मुसलमानों से दोबारा स्पेन को फतह किया और अगेन वहां पर उमैया खानदान की एक नई हुकूमत बनाई। और इस तरह मुसलमान, जो अब तक एक ही खिलाफत के अंडर रहते थे, पहली बार 2 एम्पायर्स में डिवाइड हो गए। यहाँ स्पेन में, जिसे उस जमाने में उंदलस कहा जाता था, उमैया खानदान ने इतनी जबरदस्त एम्पायर बनाई कि स्पेन आने वाले सालों में दुनिया की सबसे जबरदस्त कंट्री बनी और अगले 800 साल तक कोई भी मुसलमानों से स्पेन दोबारा नहीं छीन सका। लेकिन मुसलमानों की स्पेन पर 800 साल की हुकूमत के बाद अब स्पेन मुसलमानों के हाथों से हमेशा के लिए निकलने वाला था, क्योंकि मुसलमानों के स्पेन के पास ही 2 छोटी छोटी क्रिश्चियन एम्पायर्स थी और ये दोनों अब तक हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन अब अचानक एक एम्पायर के बादशाह किंग फर्डिनेंड ने दूसरी एम्पायर की क्वीन इजाबेला से शादी कर ली और इस रॉयल शादी के बाद इन दोनों एम्पायर्स की दुश्मनियां खत्म हो गई और ये दोनों मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक यूनाइटेड एम्पायर बनी। जिसके बाद फर्डिनेंड और इजाबेला ने मिलकर मुसलमानों के स्पेन पर हमला कर दिया और लाखों मुसलमानों को शहीद करने लगे और मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों को भी मारने लगे। स्पेन में क्रिश्चियंस ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया,
लेकिन वो जमाना आज की तरह नहीं था कि दुनिया में मुसलमानों का कोई पूछने वाला ना हो, क्योंकि जैसे ही स्पेन में मुसलमानों पर जुल्म शुरू हुआ, उस वक्त के सुपर पावर उस्मानिया सल्तनत के बादशाह बयाजिद ने अपनी नेवी को फौरन स्पेन की तरफ भेजा कि वो वहां के मुसलमानों और यहूदियों को बचाकर उस्मानिया सल्तनत की तरफ लाए। और फिर स्पेन से आए हुए मुसलमानों और यहूदियों को ऑटोमन बादशाह ने खुद बहुत अच्छी तरह वेलकम किया और इन सब को अपनी एम्पायर उस्मानिया सल्तनत की सिटीजनशिप दी। इन सब लोगों को यहाँ वेलकम करने के बाद उस्मानिया सल्तनत के बादशाहों ने यूरोप के किए गए जुल्मों का बदला लेने के लिए उनके ट्रेडर्स पर एशिया और यूरोप के दरमियान सारे रास्ते बंद कर दिए। लेकिन यूरोपियंस इस सब के बाद भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे और आखिर साल 1492 में क्रिश्चियंस ने मुसलमानों को स्पेन से हमेशा के लिए निकाल दिया। बट वेट, इस सब का अमेरिका से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है 1492, जिस साल मुसलमानों को स्पेन से निकाला गया, एग्जैक्ट उसी साल 1492 में एक स्पेनिश बिजनेसमैन एक बहुत ही अजीब और यूनिक प्रपोजल लेकर बादशाह फर्डिनेंड और क्वीन इजाबेला के दरबार में हाजिर हुआ, जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। असल में उस्मानिया सल्तनत के बादशाहों ने यूरोप पर इतनी सख्त पाबंदियां लगाई थी कि अब यूरोप और एशिया के दरमियान सारे रास्ते बंद हो चुके थे, जिससे यूरोप के हालात बहुत खराब हो चुके थे, क्योंकि यूरोप एक बहुत ही सर्द इलाका था और वहां अपना कोई स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं था और वहां की जमीन बहुत ही कम चीजें पैदा करती थी और यूरोप की सारी चीजें ज्यादातर चाइना और इंडिया से ही आती थी। लेकिन अब उस्मानिया बादशाह ने यूरोप पर सारे रास्ते बंद कर दिए थे और यूरोप के लिए अब इंडिया पहुंचना एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि अब उन्हें इस छोटे से रास्ते के बजाय पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके इंडिया तक पहुंचना था। और इस ट्रिप पर उनके बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते थे, जिसकी वजह से यूरोप में महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी और यूरोप के लोग बहुत ही गरीब हो चुके थे और इंडिया तक पहुंचना यूरोप के लिए बहुत ही लाजमी था, क्योंकि इंडिया के स्पाइसेस, सिनेमन, काली मिर्च और लौंग जैसे मसाले दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से थे। सिर्फ अपने टेस्ट की वजह से नहीं, बल्कि ये मसाले उस दौर के मेडिसिन में भी यूज किए जाते थे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस जमाने में दुनिया में फ्रिजेस और फ्रीजर्स नहीं थे, तो लोग इन्हीं मसालों को यूज करके खाने पीने की चीजों को खराब होने से बचाते थे। उस्मानिया सल्तनत की पाबंदियों के बाद अब यूरोप को इस छोटे से रास्ते की बजाय पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके इंडिया तक पहुंचना पड़ता था। इस सफर पर उनका खर्चा भी बहुत होता था और बहुत सारी कश्तियां तबाह भी हो जाती थी। कोलंबस का प्लान ये था कि वो इंडिया की तरफ एक नया रास्ता ढूंढेगा, जिस रास्ते को उस्मानिया सल्तनत कंट्रोल नहीं कर सकेगी, और उसका ये आइडिया बादशाह और मलका दोनों को बहुत अच्छा लगा और इस तरह कोलंबस 3 कश्तियों के साथ पहली बार एक नई दुनिया की तरफ रवाना हुआ और बरमूदा ट्रायंगल को क्रॉस करते हुए ऑलमोस्ट 36 डेज के सफर के बाद कोलंबस की कश्तियां एक आइलैंड तक पहुंची। कोलंबस ने इस आइलैंड पर पहुंचते वहां कुछ ब्राउन कलर के लोग देखे, मतलब बिल्कुल हमारी तरह के लोग, और उसे लगा कि फाइनली हम इंडिया पहुंच चुके। इसीलिए कोलंबस ने वहां सारे लोगों को इंडियंस का नाम दिया और कहा जाता है कि अपनी मौत तक कोलंबस यही समझता था कि ये सारे इलाके इंडिया ही हैं, बट ही वाज रॉन्ग। इससे कई साल बाद एक नए एक्सप्लोरर अमरीगो ने पहली बार यह ऐलान किया कि ये इंडिया नहीं बल्कि एक नई दुनिया है, और इसी अमरीगो की वजह से आज इन सारे इलाकों को अमरीका कहा जाता है। कोलंबस के बाद स्पेन से लोग अमेरिका की तरफ आते गए और यहाँ के लोकल लोगों को मारकर अपनी एम्पायर बनाने लगे। इसीलिए आज भी अमेरिका में सबसे ज्यादा स्पेनिश जबान ही बोली जाती है। स्पेन के बाद जब बाकी यूरोप को भी अमेरिका की इस नई दुनिया का पता चला, तो फ्रांस, ब्रिटेन और पोर्चुगल ने भी अपनी आर्मीज अमेरिका की तरफ भेजी और इसे कब्जा करने लगे। नाउ यहाँ तक पिछले 1000 साल से मुसलमान ही दुनिया के सुपर पावर थे, उमैया, अब्बासी, उस्मानिया। लेकिन अमेरिका की डिस्कवरी के बाद दुनिया में मुसलमानों की असल तबाही शुरू हुई, क्योंकि अमेरिका से पहले दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर उस्मानिया सल्तनत थी। लेकिन अमेरिका की डिस्कवरी के बाद उस्मानिया सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की बड़ी एम्पायर्स के लिस्ट से ही निकल गई। ये नई दुनिया अमेरिका एक बहुत ही बड़ा इलाका था और यहाँ की जमीनें भी एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट जमीनें थी। लेकिन अब मसला ये था कि यहाँ के लोकल लोगों को तो यूरोपियंस पहले ही बीमारियों और जंगों से मार चुके थे, तो अब यूरोप को अमेरिका की जमीनों से फायदा उठाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो गरीब भी हो और ताकतवर भी। और उस जमाने में दुनिया में ऐसे लोग सिर्फ एक ही जगह पर थे, अफ्रीका। तो सबसे पहले ब्रिटिश अफ्रीका की तरफ गए और वहां से अफ्रीकन्स को कश्तियों में भर भर के अमेरिका की तरफ ले जाने लगे। इन लोगों को जबरदस्ती पहले अफ्रीका से किडनैप किया जाता था और फिर इन्हें कश्तियों में नीचे जंजीरों से बांधकर बिल्कुल जानवरों की तरह अमेरिका पहुंचाया जाता था। इसी तरह ब्रिटिश ऑलमोस्ट 3.1 मिलियन 31 लाख अफ्रीकन्स को गुलाम बनाकर अमेरिका की तरफ लाया
लेकिन ये सिर्फ 31 लाख नहीं थे, क्योंकि इन अफ्रीकन को अमेरिका लाने के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने एक नया कानून बनाया कि इन अफ्रीकन गुलामों के जो फ्यूचर में बच्चे पैदा होंगे वो भी ऑटोमेटिकली हम व्हाइट लोगों के गुलाम होंगे। और इस तरह ब्रिटिश ने इन ब्लैक स्लेव्स को यूज करके अमेरिका की इकोनॉमी को आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल किया। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका स्ट्रांग होता गया, ब्रिटिश और अमेरिकन के दरमियान लड़ाइयां शुरू होने लगी, क्योंकि यहाँ पर मसला ये था कि अब ब्रिटिश दो हिस्सों में डिवाइड हो चुके थे। एक वो अंग्रेज जो यहाँ ब्रिटेन में रहते थे और दूसरे वो जो कोलंबस के बाद पिछले 300 साल से अमेरिका में आबाद हो चुके थे। तो अब ब्रिटेन के अंग्रेजों ने अमेरिका के अंग्रेजों को हुक्म दिया कि अमेरिका की जमीनों से जितने भी प्रॉफिट्स मिलेंगे वो सब हमारे कैपिटल लंदन की तरफ भेजे जाएं। लेकिन अमेरिका के अंग्रेजों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अमेरिकन की इस बगावत से ब्रिटिश को बहुत गुस्सा आया और उन्हें सबक सिखाने के लिए ब्रिटिश ने अमेरिका की हर चीज पर, चाय, टोबैको, कॉटन पर हैवी टैक्सेस लगाए, जिससे अमेरिकन ने आखिर ये फैसला किया कि अब हम इन ब्रिटिश के अंडर और नहीं रह सकते और अपने लीडर जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ अपनी आजादी की जंग शुरू की। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि जैसे ही अमेरिका की आजादी की जंग शुरू हुई, एट द सेम टाइम यहाँ से बहुत दूर ब्रिटिश की एक दूसरी कॉलोनी इंडिया के एक अजीम लीडर ने भी अपनी आजादी की जंग शुरू की और इस लीडर का नाम था टीपू सुल्तान। तो अब ब्रिटेन के पास दो ऑप्शंस थे कि या तो अपनी पूरी फौज के साथ इंडिया को बचाया जाए और या अमेरिका को। तो आखिर ब्रिटिश लीडर्स ने यह फैसला किया कि ज्यादा फौज अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया भेजी जाए, क्योंकि उस जमाने में अमेरिका की इंडिया के सामने कोई हैसियत नहीं थी। तो अब जब ब्रिटिश की ज्यादा अटेंशन इंडिया की तरफ थी, तो अमेरिका के लीडर जॉर्ज वॉशिंगटन ने कुछ ही दिनों में अपनी आजादी की जंग जीत गए और इस तरह पहली बार अमेरिका एक आजाद कंट्री बनी। ब्रिटिश एम्पायर अमेरिका को तो खो चुकी थी, लेकिन इससे उनकी ताकत पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अमेरिका को खोने के बाद ब्रिटिश ने इंडियन लीडर टीपू सुल्तान को मारकर पूरे इंडिया पर अपनी हुकूमत बनाई। ये सब कुछ आज से 250 साल पहले हुआ था। 250 साल जब एक तरफ पूरी दुनिया में बादशाह और मलकाओं की हुकूमत थी, लेकिन यहाँ अमेरिका में उनके पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने पहली बार एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाया, जिसमें अमेरिकन का कोई बादशाह नहीं था और उनका प्रेसिडेंट भी सिर्फ 8 साल ही हुकूमत कर सकता था। और इस रूल को हमेशा कायम रखने के लिए अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वॉशिंगटन ने 8 साल बाद अपनी पोस्ट छोड़ दी। हालांकि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त वो अपनी पावर के पीक पर थे। लेकिन उनकी इस कुर्बानी की वजह से आज तक अमेरिका का एक प्रेसिडेंट भी इस रूल को तोड़ नहीं सका और इसके साथ ही दुनिया का सबसे बेहतरीन मेरिट का सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की इकोनॉमी पूरी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने लगी। मतलब सिर्फ कुछ ही सालों में अमेरिका की कॉटन इंडस्ट्री 1000% इंक्रीज हुई। लेकिन अब तक अमेरिका की ये सारी इकोनॉमी अफ्रीकन ब्लैक स्लेव्स की वजह से ही चल रही थी। लेकिन यहाँ एंट्री होती है अमेरिका के एक प्रेसिडेंट, जो आज तक अमेरिका के सबसे फेमस प्रेसिडेंट है, अब्राहम लिंकन, जिन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही अमेरिका में एक बिल पास किया कि अमेरिका के सारे अफ्रीकन ब्लैक स्लेव्स को आजाद कर दिया जाए और आज के बाद अमेरिका में कोई भी किसी दूसरे का गुलाम नहीं होगा। अब्राहम लिंकन के इस डिसीजन के बाद जो लोग अमेरिका के इस स्लेव ट्रेड से फायदा उठा रहे थे, उन्होंने लिंकन के इस फैसले से अमेरिका के खिलाफ बगावत कर दी और इस तरह अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जंग सिविल वॉर शुरू हुई। लेकिन अब्राहम लिंकन कुछ ही सालों बाद ये जंग तो जीत गए, लेकिन इस जंग से अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ। मतलब मिलियंस ऑफ लोग मारे गए। लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा भी हुआ कि अमेरिका ने ये जंग जीतने के लिए इतने गन्स और वेपन्स बनाए कि अब अमेरिका के पास पूरी दुनिया से ज्यादा वेपन्स पड़े हुए थे। सिविल वॉर जीतने के बाद अब दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि अब तक दुनिया की जितनी भी इन्वेंशंस हुई थी वो इस पुरानी दुनिया में हुई थी, लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेंशंस अमेरिका में होने लगी। टेलीफोन, सीविंग मशीन, इलेक्ट्रिसिटी और दुनिया का पहला एयरप्लेन भी अमेरिका में बना। इन सारी इन्वेंशंस के साथ साथ अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा वेपन्स भी बनाए जाते थे। लेकिन अब भी इन सारी चीजों के बाद भी अमेरिका दुनिया में एक पावर तो थी, लेकिन एक सुपर पावर नहीं थी। सुपर पावर अब भी यूरोप के कंट्रीज ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ही थे। तो अब अमेरिका को सुपर पावर बनने के लिए एक ऐसे इवेंट की जरूरत थी जिसमें ये सारे सुपर पावर्स खत्म हो जाए और सिर्फ अमेरिका ही बाकी रह जाए। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ये सारी पुरानी सुपर पावर्स अचानक आपस में लड़ने लगी और इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में एक तरफ दुनिया की सारी पुरानी सुपर पावर्स जब आपस में लड़ रही थी, तो अमेरिका इस जंग से बहुत दूर बिल्कुल आराम से ये सब कुछ देख रहा था। और ब्रिटिश एम्पायर की बहुत मिन्नतों के बाद भी वो इस जंग में आखिरी मिनट तक शामिल नहीं हुआ और पूरी जंग के दौरान अमेरिका इन सबको वेपन सप्लाई करता रहा।
वर्ल्ड वॉर वन में दुनिया में एक ऐसी सिचुएशन थी कि जब एक तरफ दुनिया की सारी पुरानी सुपर पावर्स लड़ रही थी, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमीज बहुत ही खराब हो चुकी थी, तो एट द सेम टाइम दुनिया में सिर्फ एक ही स्टेबल कंट्री और एक ही स्टेबल करेंसी थी, अमेरिका और डॉलर। और जब आखिर वर्ल्ड वॉर वन के हालात बहुत ही खराब हो गए, तो आखिर अमेरिका ने ही आकर यूरोप को इस जंग से निकाला और ये जंग जीत गया। और पहली बार वर्ल्ड वॉर वन के बाद अमेरिका एक सुपर पावर बनने की तरफ जाने लगी। इसीलिए पूरी दुनिया से लोग अमेरिका में अपने पैसे इन्वेस्ट करने लगे, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट और करेंसी दुनिया की सारी कंट्रीज से आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही अमेरिका वर्ल्ड वॉर वन के बाद अपनी पीक तक पहुंचा, अचानक आउट ऑफ नोवेयर अमेरिका की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो गई। ये अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा क्रैश था और इस क्रैश को आज तक द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से याद किया जाता है। ये इतना खतरनाक क्रैश था कि कुछ ही दिनों में अचानक अमेरिका के सबसे रिच लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी रोड पर खड़े होकर भीख मांगने लगे। और इस क्रैश से ऑलमोस्ट 23,000 अमेरिकन ने अपने हाथों से अपनी जान ली, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने अमेरिका के इन्हीं खूबसूरत बिल्डिंग से छलांग लगाई। अमेरिका की इसी तबाही का सबसे बड़ा फायदा यूरोप के एक नए यंग लीडर ने उठाया, जिसने पूरी दुनिया को बताया कि ये अमेरिका भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, तो हमें एक नए निजाम, एक नए सिस्टम की जरूरत है। और इस लीडर का नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर के प्लान्स के पीछे पूरी जर्मन कौम खड़ी हुई और उन्होंने हिटलर को फुल सपोर्ट किया। और इस तरह कुछ ही सालों में हिटलर जर्मनी का सबसे ताकतवर लीडर बन गया। और आहिस्ता आहिस्ता उसके पास इतनी ताकत आई कि उसने जर्मनी के पास ही एक दूसरे मुल्क पोलैंड पर हमला कर दिया। और इस तरह अगेन दुनिया में एक नई जंग शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर 2 में भी अमेरिका ने बिल्कुल पहली जंग की तरह इस वॉर में हिस्सा नहीं लिया और अगेन बिल्कुल आराम से बैठकर सारों को वेपन्स भेजता रहा। और अगेन एक तरफ सारी सुपर पावर्स लड़ रही थी और अमेरिका इस सब से प्रॉफिट हासिल कर रहा था। और इस तरह जंगों से पैसे कमाना अमेरिका की आज तक आदत है। वहाँ जर्मनी में हिटलर बहुत तेजी से अपने वेपन्स और आर्मी को बढ़ा रहा था और बार बार हर जगह जाकर अपनी स्पीचेस में यही कहता था कि हमारे जर्मनी के हारने की वजह सिर्फ एक ही, यहूदी। इन्हीं की वजह से हम पिछली जंग हारे हैं। और हिटलर के ऑर्डर्स पर जर्मनी ने यहूदियों पर जुल्म करना शुरू किया। लेकिन अब यहाँ मसला ये था कि यहूदी उस जमाने में भी दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग थे और दुनिया के ऑलमोस्ट सारे बड़े साइंटिस्ट यहूदियों में से ही थे। इन्हीं में से एक जर्मन यहूदी साइंटिस्ट का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। जैसे ही हिटलर ने यहूदियों पर जुल्म शुरू किया, तो आइंस्टाइन जर्मन होते हुए भी अमेरिका को सपोर्ट करने लगे। और अचानक एक दिन वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होते ही आइंस्टाइन ने जर्मनी में बैठकर एक बहुत ही सीक्रेट लेटर उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की तरफ भेजा। और इस लेटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी थी, फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टाइन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपकी तरफ एक बहुत ही सीक्रेट और इम्पोर्टेंट लेटर भेज रहा हूँ। जर्मनी का फ्यूरर हिटलर एक बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिसके बाद दुनिया में कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा, एटॉमिक बॉम्ब। ये लेटर मैं आपकी तरफ इसलिए लिख रहा हूं कि आप अमेरिका के सारे फिजिसिस्ट को जमा करके एक अमेरिकन एटम बम पर काम शुरू कर दें, ताकि अमेरिका जर्मनी से पहले ही एटम बम बना सके। बाय द वे, इस लेटर के बाद आइंस्टाइन अपनी मौत तक इसे रिग्रेट करता रहा। रूजवेल्ट ने आइंस्टाइन का ये लेटर पढ़ने के बाद इस पर फुल स्पीड एक्शन लिया और इस तरह अमेरिका एक आम फुटबॉल स्टेडियम के नीचे एटम बम बनाने लगा। अब जब अमेरिकन साइंटिस्ट एटम बम पर काम कर रहे, तो अचानक जापान, जो उस वक्त जर्मनी का साथी था, उसने अमेरिका के एक पोर्ट पर हमला कर दिया। में 2,500 अमेरिकन मारे गए और बहुत सारे शिप्स और जहाज तबाह हुए। तो अब मजबूरन अमेरिका, जो अब तक इस जंग से बाहर था, उसे इस जंग में आना ही पड़ा। और अमेरिका अपनी पूरी फौज 1 करोड़ सोल्जर्स के साथ, जिसमें सिविलियंस भी शामिल थे, वर्ल्ड वॉर 2 में दाखिल हुआ। जिसके कुछ ही सालों बाद बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 1 की तरह जर्मनी दोबारा ये जंग हार गई और उसके लीडर एडोल्फ हिटलर ने अपने आप को एक कमरे में बंद करके खुदकुशी कर ली। जर्मनी तो इस जंग से निकल गया, लेकिन उसका साथी जापान अभी भी इस जंग में था। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जापान के एम्परर हिरोहितो को ये वार्निंग दी कि सरेंडर करो, वरना हम तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि आने वाली पूरी दुनिया उसे याद करेगी। लेकिन ऑफ कोर्स जापान ने सरेंडर नहीं किया और उसके एम्परर ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर लेंगे। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि आइंस्टाइन के लेटर के बाद अब अमेरिका का एटम बम
बिल्कुल रेडी था। तो आखिर अमेरिका के नए प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने अपने ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने जनरल से पूछा कि हम आखिर जापान को कैसे सरेंडर पर मजबूर कर सकते हैं। तो उसके जनरल्स ने कहा कि जापानीज लोग एक बहुत ही खतरनाक कौम है, वो इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करेंगे। जिस पर आखिर वहाँ बैठे सारों ने दुनिया का पहला एटम बम यूज करने का फैसला किया। in the process of deploying millions of our armed forces against Japan in a तो आखिर अमेरिका के एक आइलैंड से पॉल अपने जहाज पर एटम बम लेकर जापान की सिटी हिरोशिमा की तरफ रवाना हुआ। ये जहाज हिरोशिमा एग्जैक्ट 8:15 बजे पहुंचा, जिस वक्त इस सिटी के सारे बच्चे अपने स्कूल और बड़े अपने कामों पर जा रहे थे। और एग्जैक्ट इसी टाइम पर पॉल ने एक बटन दबाया और एटम बम को जहाज से फेंक दिया। ये एटम बम 44 सेकंड्स तक हवा में गिरता रहा, which means कुछ लोगों ने जरूर इस एटम बम को देखा होगा। जमीन तक पहुंचने से पहले ही अचानक आसमान में एक लाइट आई और विदिन अ सेकेंड 70,000 लोग खत्म हो गए। अब जब जापान ये पता ही लगा रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है, तो अचानक सिर्फ 3 दिन बाद अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी एक और एटम बम गिरा दिया, जिसमें 40,000 लोग मारे गए। इन धमाकों के बाद यूएस प्रेसिडेंट ने दोबारा जापान के एम्परर को वार्निंग दी कि सरेंडर करो वरना हमारा नेक्स्ट टारगेट टोक्यो होगा। और मजबूरन जापान के एम्परर ने सरेंडर कर दी। इन धमाकों के बाद अमेरिका में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे किया गया, जिसमें अमेरिकन से पूछा गया कि अमेरिका ने ये बम डालकर सही किया या गलत, जिसमें 85% लोगों ने ये कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बिल्कुल सही फैसला किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इस फैसले के खिलाफ होते गए और ये नंबर 85% से 50% तक आ गया, क्योंकि लोगों को समझ आ गई कि ये हमला अमेरिका ने बिल्कुल आम इनोसेंट सिविलियंस पर किया था। आपने सुना होगा कि जिन पायलट्स ने ये एटॉमिक बॉम्ब्स इन सिटीज पर गिराए थे, उन्होंने भी इसके बाद सुसाइड कर लिया था, लेकिन ये भी बिल्कुल झूठ है। बल्कि ये दोनों अपनी मौत तक इन बॉम्ब्स को डिफेंड करते रहे। I'm glad that they gave it to me. I can do it. I लेकिन will. कहीं ना कहीं इनके दिल में जरूर कोई शर्मिंदगी होगी, क्योंकि इन्होंने ये वसीयत की थी कि हमारे मरने के बाद हमारे जिस्मों को दफनाने की बजाय आग लगा दी जाए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब पूरी दुनिया ने अमेरिका की ताकत को देख लिया था और अब अमेरिका एक सुपर पावर बन चुका था और अमेरिका की इकोनॉमी, डॉलर फुल पावरफुल हो चुकी थी, जिसके बाद अमेरिका ने यूएन बनाकर अपनी ताकत और भी मजबूत की और अमेरिका पहली बार दुनिया का वाहिद सुपर पावर बना और दुनिया की सारी कंट्रीज ने अमेरिका के सामने अपना सर झुका दिया, सिवाय एक कंट्री के। अब दुनिया का सुपर पावर वही रह सकता था जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बॉम्ब्स हो। तो सोवियत यूनियन ने अमेरिका के सिर्फ 4 साल बाद अपना एटम बम बनाया और इस तरह वो अमेरिका को डायरेक्टली चैलेंज करने लगा और दुनिया में सुपर पावर बनने की एक नई रेस शुरू हुई। सुपर पावर बनने की ये रेस शुरू तो वेपन्स और एटम बम से हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रेस इन दोनों मुल्कों के हर चीज में फैल गई। चेस, स्विमिंग, ओलंपिक्स और इवन साइंस, क्योंकि दुनिया का पहला शख्स जब सोवियत यूनियन से पहली बार स्पेस की तरफ गया तो अमेरिका ने उनसे जीतने के लिए नासा को इतनी फंडिंग दी कि अमेरिकन साइंटिस्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद तक पहुंच गया। दुनिया के सारे छोटे छोटे मुल्क भी इन दोनों सुपर पावर्स में एक की साइड लेने लगे, जैसे कि नॉर्थ कोरिया सोवियत और साउथ कोरिया ने अमेरिका का साथ दिया, पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना ने सोवियत का साथ दिया। इंडिया इस जंग में मोस्टली न्यूट्रल ही था, जो उनका बहुत ही जबरदस्त डिसीजन था, क्योंकि जिन कंट्रीज ने उस जमाने में इन सुपर पावर्स का साथ दिया था वो आज तक वन वे और द अदर इन्हीं कंट्रीज के गुलाम है। अमेरिका और सोवियत के दरमियान इस रेस में पहले तो लड़ाई बहुत सख्त थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के सामने सोवियत खड़े नहीं हो सके और आखिर इस 40 साल की कोल्ड वॉर के बाद 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और अगेन एक बार फिर दुनिया का वाहिद सुपर पावर अमेरिका बना। अगर देखा जाए, जब पिछली सदी शुरू हुई 1900s में, तो दुनिया में बहुत सुपर पावर्स थे, ब्रिटिश एम्पायर, फ्रांस, जर्मनी, उस्मानिया, रशिया, लेकिन उस सदी के खत्म होते दुनिया का सिर्फ एक ही सुपर पावर बाकी रहा, अमेरिका। There is the United States of America. लेकिन नई सदी शुरू होते अमेरिका के सबसे टॉलेस्ट टावर्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पर हमला किया गया। सब्सक्राइब।